नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भारतीय रेल। आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स सीरीज में आज का दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सिस्टम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, राइट, प्रोसेस, राइट, प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और फिर हमने देखा था सिस्टम के बारे में, क्लोज टाइप सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रोसेस, राइट, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड अबाउट इक्विलिब्रियम। इन सभी चीज़ों का साइक्लिक प्रोसेस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली आइडियल गैस के बारे में, है ना। आइडियल गैस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड different process and their graphs, different process, right, and their plotting। चलिए शुरू करते हैं। आइडियल गैस, तो आइडियल गैस जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक्चुअली कोई भी गैस अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एक्चुअली रियल गैस होता है, वो आइडियल गैस नहीं होता है। बस किसी सर्टेन कंडीशन में उस गैस को हम आइडियल गैस जैसा ट्रीट कर सकते हैं। देखो, मान लो कि कंटेनर में गैस भरा हुआ है, तो इसमें दो चीज़ें होगी, दो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। पहला कि जो दो मॉलिक्यूल्स आपको अगर लेते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेकंड नंबर क्या होगा कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी, मान लो कि ये मॉलिक्यूल है तो इसका अपना एक वॉल्यूम होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मतलब कुछ स्पेस, सम स्पेस क्या करेगा, वो ऑक्युपाई करेगा, राइट। तो डेट इज द रियल गैस, वो रियल गैस का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो अगर आइडियल गैस क्या होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो मॉलिक्यूल्स के बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। दूसरा, उसका जो मॉलिक्यूल होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, उसका वॉल्यूम इतना नेग्लिजिबल हो कि हम मान ले कि कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है। इन दैट केस दैट गैस विल बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस। समझ गए? दो फैक्टर इसमें है, राइट। तो पहले मैं इसको फ्लाइट मोड पर कर देता हूँ। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, इसको आप देखोगे जेड, राइट। तो दैट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज जेड इक्वल टू पी वी बाई एन टी बाई आर, राइट। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से तुम पी वी बाई अगर एन टी निकालते हो तो डेट इज इक्वल टू आर, पी बाई एन टी इक्वल टू आर, आर से आर कैंसिल होगा, जेड की वैल्यू 1 होगी। मतलब फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1। और अगर इसका आप फिजिकल डेफिनेशन देखना चाहोगे तो जेड इक्वल टू वी एक्चुअल बाई वी आइडियल, राइट, वी एक्चुअल बाई वी आइडियल। और वहां से आपका ये फॉर्मूला आएगा, और ये आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, आइडियल गैस आप तब मानोगे, आइडियल गैस किसी गैस को आप तब मान सकते हो जब प्रेशर बहुत ही कम हो, वेरी लो, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत हाई हो, ठीक है। प्रेशर बहुत कम होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बिल्कुल नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और वेरी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, वेरी हाई टेम्परेचर पे और वेरी लो प्रेशर पे, दो कंडीशन के केस में आप किसी भी गैस को, किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हो। तब कितना कम प्रेशर है, कितना हाई टेम्परेचर होना चाहिए, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एट वेरी लो प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज यूनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। अगर मान लो कि प्रेशर बिल्कुल जीरो ही कर दिए, टेंस टू जीरो, तो टेम्परेचर चाहे जो भी हो, जेड की वैल्यू 1 होगी, मतलब वो आइडियल गैस होगा अगर जीरो कर दो प्रेशर तो। लेकिन मान लो कि प्रेशर जीरो नहीं है, प्रेशर समथिंग है लेकिन वेरी लो है, तो फिर टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी हाई, सो दैट रियल गैस मे बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्रिटिकल टेम्परेचर का समझ लो। क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है,
इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब बिल्कुल फ्लैश हो जाता है, लिक्विड बिल्कुल वेपर के फॉर्म में फ्लैश हो गया, तुम्हें दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, तो वो पॉइंट होता है। तो वो पॉइंट एक्चुअली वो जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर बहुत ही हाई होता है। जैसे वाटर के केस में क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस होता है और क्रिटिकल प्रेशर 221 बार, 221 बार, ये बहुत ही हाई प्रेशर होता है। इस प्रेशर और टेम्परेचर पे वाटर जो होता है ना, वो लिक्विड फेज में नहीं रह पाता है, वो बिल्कुल क्या होता है, अगर उससे जस्ट पहले जो अगर लिक्विड फेज में है तो वेपर फेज में जाने में उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं, बिल्कुल फ्लैश आउट कर जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर होता है। नाइट्रोजन गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर -147 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि द टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ अ सबस्टांस इज हाई और लो रिलेटिव टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आइडियल गैस अगर आपको चाहिए तो टेम्परेचर वेरी हाई होना चाहिए। तो वेरी हाई मतलब कितना, प्रेशर वेरी लो होना चाहिए मतलब कितना लो होना चाहिए, तो किसके रिस्पेक्ट में लो होना चाहिए, है ना, ये तो रिलेटिव टर्म हो गया ना कि वेरी लो या वेरी हाई। तो वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक टर्म हम डिफाइन करेंगे उसके लिए, रिड्यूस प्रॉपर्टी। जैसे रिड्यूस प्रेशर की अगर बात करेंगे तो रिड्यूस प्रेशर मतलब हुआ कि एक्चुअल प्रेशर किसी गैस का, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम पी देखते हैं तो वो मेरा पी रिड्यूस आता है, ठीक है। उसी तरीके से रिड्यूस टेम्परेचर की बात हम करेंगे तो टी रियल एक्चुअल डिवाइडेड बाय टी, यहाँ पे लिख दो आप एक्चुअल, ठीक है ना, जो भी टेम्परेचर है गैस का एग्जिस्टिंग कंडीशन में, डिवाइडेड बाय टी क्रिटिकल। मतलब क्रिटिकल के रिस्पेक्ट में आप अगर टेम्परेचर या प्रेशर को देखोगे तो उसको रिड्यूस टेम्परेचर या रिड्यूस्ड प्रेशर बोलेंगे, तो ये रिड्यूस टेम्परेचर आपका है। तो जो वेरी हाई और लो बोल रहे थे ना कि प्रेशर वेरी लो होना चाहिए, तो कौन सा प्रेशर, तो हम क्रिटिकल प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो रिड्यूस प्रेशर है ये वो बहुत कम होना चाहिए और रिड्यूस टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। किसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए, तो फॉर आइडियल गैस, कि एनी रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस इफ दिस कंडीशन फॉलोज, ठीक है। अच्छा, मान लो कि तुम्हें नाइट्रोजन का एम्बिएंट टेम्परेचर पे कोई नाइट्रोजन का गैस का सैंपल दे रखा है आपको, 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है मान लो, तो उसका रिड्यूस टेम्परेचर क्या होगा, मान लो ये तुम्हें निकालने के लिए बोलते रिड्यूस टेम्परेचर क्या होगा। तो रिड्यूस टेम्परेचर कुछ नहीं होता है, उसका टेम्परेचर ले लो विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने 25 जो केल्विन में चेंज कर लेना प्लस 223 डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में, तो नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो फिक्स है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने बताया था कि -147 होता है नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर, इसमें 273 अब ऐड कर दोगे इतना केल्विन, तो ये आ गया 126, ये देख लो आप यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या आ गया रिड्यूस टेम्परेचर का 2.36, तो रिड्यूस टेम्परेचर इसका 2.36 हो गया। एक कंप्रेसिबिलिटी चार्ट है, इसमें कुछ नहीं, आप ये समझ लो कि प्रेशर जितना कम है, जैसे मान लो कि इस पॉइंट की बात करें तो रिड्यूस प्रेशर देख रहे हो बहुत कम है यहाँ पे लगभग 1 है कंप्रेसिबिलिटी जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है। अब जैसे जैसे इधर आ रहे हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गए, ठीक है, रिड्यूस प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा तो आप देख रहे हो ना जेड की वैल्यू घट गई, 1 से कम हो गई। तो ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि आप जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते हो, ठीक है ना, हाई प्रेशर की ओर जा रहे हो तो जेड की वैल्यू कम हो रहा है। तो इसका मतलब कि प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, प्रेशर बहुत कम होगा तो जेड की वैल्यू 1 होगा, आइडियल गैस की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है। अगर प्रेशर मान लो कि ज़्यादा भी है, प्रेशर अगर ज़्यादा भी है या प्रेशर मान लो कि इतना है, थोड़ा सा है रिलेटिवली थोड़ा सा हायर है, तो फिर टेम्परेचर को क्या करो कि बहुत हाई कर दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। जैसे अगर टेम्परेचर को रिड्यूस टेम्परेचर को 2 कर दिया गया, ठीक है ना, और प्रेशर रिड्यूस प्रेशर 4 तक भी अगर है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो भी देखो जेड की वैल्यू क्या हुई 1 हुई। तो कहने का मतलब कंक्लूजन यही है कि आप देख लो यहाँ पे कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन देख लो, ठीक है। ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके जी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए फ्यूचर में अगर आप देते हो तो एट वेरी लो प्रेशर देख रहे हो आप पी आर टेंस टू 0,
वैल्यू ऑफ जेड इज यूनिटी रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से आप देख रहे हो कि बहुत लो प्रेशर पे, मतलब पी आर इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे देखो आप, तो टेम्परेचर कुछ भी हो, जेड की वैल्यू क्या है, 1 है। एट वेरी हाई टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, जैसे टी आर ग्रेटर देन 2, तो रिड्यूस टेम्परेचर है, अगर ग्रेटर इक्वल 2 है तो वैल्यू ऑफ जेड भी क्या होगा, 1 होगा अप टू 4। तो कहने का मतलब वही है कि आप अच्छा, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर मिनिमम कहाँ होगा, तो मिनिमम होता है एट क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है, जहाँ पे पी आर की वैल्यू 1 और टी आर की वैल्यू 1 हो, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जेड की वैल्यू 1 होती है, राइट। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ग्राफ में, यहाँ पे देख लो, ये ग्राफ है, टी डायग्राम में, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू जो होगी मिनिमम होगी, कंप्रेसिव जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 से बहुत ही कम होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो अच्छा, आप अगर आरएससी की बात करते हैं, आरएससी पढ़ते हो आप या फिर पावर प्लांट पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि आरएससी में जो आपका मॉइस्ट एयर होता है, मतलब एयर में क्या होता है, एयर प्लस वाटर वेपर भी होता है ना वहाँ पे, तो क्या इसको आइडियल गैस ट्रीट किया जाए या नहीं किया जाए, एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है। चूंकि एयर तो आइडियल गैस होता है, लेकिन एयर प्लस वाटर वेपर दोनों का मिक्सचर आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि आरएससी में चूंकि प्रेशर जो है ना, प्रेशर जिस पे रेफ्रिजरेशन हो रहा होता है वो बहुत ही कम होता है स्टीम पावर प्लांट की तुलना में। पावर प्लांट आप देखो तो उसमें प्रेशर बहुत हाई होता है, तो आरएससी में चूंकि प्रेशर कम है, रिड्यूस प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम है तो रिड्यूस प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो प्रेशर कम होने की वजह से, तो प्रेशर कम आपका यहाँ है, प्रेशर हाई यहाँ पे है, क्रिटिकल प्रेशर यहाँ है, यहाँ हाई है, तो प्रेशर लो यहाँ पे है, तो प्रेशर जहाँ पे लो है तो वहाँ पे जेड जो है ना, जेड वो 1 की ओर अप्रोच करता है, मतलब आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है, ठीक है। इसका मतलब कि आरएससी के लिए आइडियल गैस आप मानते हो। वही आप अगर देखो पावर प्लांट के लिए, पावर प्लांट में प्रेशर चूंकि बहुत हाई है, ठीक है ना, प्रेशर बहुत हाई है, तो प्रेशर हाई होने से पीआर भी क्या होगा, हाई होगा। जब प्रेशर हाई होगा तो हमने पढ़ा था कि वो आइडियल गैस जैसा बिहेव नहीं करेगा, इसलिए पावर प्लांट में आप कभी आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं यूज करते हो। लेकिन आरएससी में आप पीवी इक्वल टू एनआरटी खूब धूमधाम से यूज करते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो जहाँ पे प्रेशर कम होगा तो दैट रियल गैस विल स्टार्टिंग टू बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको आपको समझा दिया। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल गैस, वही मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला समझा दिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आइडियल गैस, आइडियल गैस इसको बोलेंगे नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, बता दिया कि आप मोलिक्यूल के आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि वेरी लो प्रेशर पे होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू कंटेनर वॉल्यूम। तो देखो ये जो वॉल्यूम है अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का देखें तो बहुत ही नगण्य होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस कंटेनर वॉल्यूम। आइडियल गैस इक्वेशन देख लीजिए आप लोग, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, प्रेशर आप रखेंगे अपना पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट में रखेंगे। एन क्या है, मोल है आपका, टी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, राइट, ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन टेम्परेचर का। तो यहाँ से आप आर का यूनिट भी निकाल सकते हैं। आर का यूनिट क्या हो जाएगा, पीवी बाई एन टी। तो आर क्या हो जाएगा, ये पीवी समझते हो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, एक वर्क जैसा है, ठीक है ना। वर्क का फॉर्मूला तो मैं पढ़ा होगा, पी डेल्टा वी या पी डी वी, वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी इंटू डेल्टा वी। तो इसका मतलब कि जब भी पास्कल और पी क्या है, पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी क्या है, वॉल्यूम है, मीटर क्यूब। इससे कट करोगे तो न्यूटन मीटर याद है, इसी को जूल तो बोलते हैं ना, इसी को तो जूल बोलते हैं। तो इसका मतलब कि जो आर का यूनिट की अगर बात करें तो आर का यूनिट हो गया जूल डिवाइड जूल बाई मोल केल्विन, जूल बाई मोल, जूल पर मोल केल्विन, ये आपका आर का यूनिट है। दिस आर इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये कभी किसी भी टेम्परेचर प्रेशर किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। अब इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल, ठीक है, पर मोल केल्विन।
ठीक है, तो आर का वैल्यू आप लोग नोट कर लोगे, दिमाग में बिल्कुल रख लोगे। आर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 8.314, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक, हाँ अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक्चुअली मैं अगर ऐसा करूं कि एन को मैं, जो मोल है, मोल को क्या लिख सकते हैं, मास, गैस का मास बाई मोलिकुलर वेट ऑफ गैस कैपिटल एम इंटू आर टी। अब इस आर बाई एम को ना, मतलब जो कैपिटल आर है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाई एम, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट, एम, और इसको ना एक स्मॉल आर के हम रिलेट कर सकते हैं, स्मॉल आर इंटू टी। यहाँ पे क्या है, एम ए मास है, मास ऑफ गैस। आर क्या है, आर एक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब इस आर को हम बोलने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी कैपिटल आर बाई एम। एम क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो हर एक गैस के लिए आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर की वैल्यू अलग अलग होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 8.314/2, ठीक है, हीलियम का, नाइट्रोजन का, वैसे ही नाइट्रोजन का मोलिकुलर 28 है, तो उस हिसाब से आपको निकाल लिया गया है स्मॉल आर का। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, देख रहे हो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। आइडियल गैस इक्वेशन पीपल एनआरटी, ये भी कह सकते हो, ये भी इक्वल टू एम आर स्मॉल आर। अगर एम लिखते हो मास ऑफ गैस तो स्मॉल आर लिखना पड़ेगा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला ये भी कर सकते हैं हम कि पी एस वी इक्वल टू आर टी। ये वी आया कहाँ से, एक्चुअली ये वी है, वी बाई एम है, ठीक है, वी बाई एम, मतलब इस वॉल्यूम को हमने पर केजी में लिया है, वी बाई एम, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। इसी को मैंने स्मॉल भी रिलेट कर दिया। तो स्मॉल भी क्या है यहाँ पे, मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास है। तो पी वी इक्वल टू आर टी भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी, जहाँ पे वी क्या है, वी है वॉल्यूम है, लेकिन पर यूनिट मास, पर यूनिट केजी है, ठीक है। इसी को मैं रिवर्स कर दूं, अगर इस वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डेंसिटी का उल्टा है। डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, मतलब 1/रो, रो का डेंसिटी मान लिया जाए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू, और ये जो अगर V को मैं, अगर V को यहाँ से मैं यहाँ लाऊँ 1/V, तो 1/V हो जाएगा रो, तो रो आर टी। तो P इक्वल टू रो आर टी भी हम लिख सकते हैं, रो जहाँ क्या है, डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो कंक्लूजन मेरा ये है कि मैं इस गैस के इक्वेशन को लिख सकता हूँ 4-5 फॉर्म में लिख सकता हूँ। फर्स्ट, P इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दूसरा मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू एम आर टी, यहाँ पे मेरा R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और M, N की जगह पे M लेना है आपको, यहाँ मोल था, यहाँ पे मास है केजी में। नंबर 3 आप लिख सकते हो P स्मॉल v इक्वल टू आर टी। स्मॉल v क्या है, यही कुछ नहीं, V बाई एम है, मतलब ये पर केजी में वॉल्यूम है, मीटर क्यूब पर केजी। डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हो P इक्वल टू रो आर टी। ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया आपको। अच्छा, मान लो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है स्मॉल आर, लेकिन जो कंटेनर में गैस दिया हुआ है उसमें 2-3 गैस मिक्स हैं, O2 है भी है, N2 भी है, राइट, इस तरीके से, ठीक है। इसका मास मान लो M1 है, इसका मास मान लो M2 है, इस तरीके से। और एक और गैस कोई भी है, मान लो मान लो हीलियम ही है, इसका मास जो है M3 है, ठीक। तो R कैसे निकालेंगे, तो R का हमको पता है फॉर्मूला, R बाई कैपिटल R बाई मोलिकुलर वेट, लेकिन हम मोलिकुलर वेट किसका लेंगे, O2 का, N2 का, हीलियम का, तो इसमें एवरेज आपको लेना होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं मोलिकुलर वेट, आप यहाँ से देख सकते हो, कुछ नहीं करना है, तीनों के मास को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई तीनों का मोल ऐड कर देना है, ठीक है। N1, ये N1 है, मोल है आपका, ये N2 है, ये N3 है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ग्राम पर, ये हो गया मोल, तो मोलिकुलर वेट आ जाएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो। चलिए, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मोलिकुलर वेट ऑफ एयर जो है वो होता है 29
ग्राम पर मोल, है ना, एक मोल में 29 ग्राम। अगर केजी में लिखना चाहते हो तो 29 केजी पर किलो मोल, ठीक है। और स्मॉल आर ऑफ एयर, स्मॉल आर ऑफ एयर, तो स्मॉल आर कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, कैपिटल आर बाई एम कर दो। कैपिटल आर तुम्हें पता ही है 29, सॉरी कैपिटल आर पता ही है 8.314, राइट, बाई 29 केजी पर किलो मोल। तो आप मान लो कि इसको आप 29 रख रहे हो, तो ये ग्राम है जो केजी में कन्वर्ट करना होगा आपको, तो 29/1000 कर देना, ठीक है, केजी पर मोल। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.287 केजी किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आएगी, या अगर केवल जूल में लिखना चाहते हो तो 287,000 से मल्टीप्लाई कर देना, जूल पर केजी केल्विन। यहाँ पे जो कि किलो जूल में है इसलिए 0.287 है। अगर केवल जूल में लिखना चाहते हो, जूल पर केजी केल्विन, तो उसकी वैल्यू 287 होगी। ये तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे, इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है ना। इरिवर्सिबिलिटी मतलब कुछ नहीं, लॉसेस हो रहे हैं उसमें सिस्टम में, है ना। वो या तो फ्रिक्शन से हो सकते हैं, ठीक है, इंटरनल हो सकता है, या फिर वो एक्सटर्नल हो सकता है। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो कॉजेस क्या क्या हैं, तो यहाँ पर देख लो, ड्यू टू लैक ऑफ, हाँ यहाँ पे देख लो, हीट ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर, कल हमने बताया था कि मान लो कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये कोई बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ये 200 डिग्री पे है, ये मान लो आपका 20 डिग्री पे है, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर तो होगा ही, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर का जो डिफरेंस काफ़ी हाई है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस हाई होता है ना, और उस केस में जब हीट ट्रांसफर हो रहा होता है तो समझो कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है वो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होने की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, राइट। ये हो गया एक्सटर्नल इरिवर्सिबल। मतलब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, कुछ घर्षण हो रहा है सिस्टम में, मोलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो वो है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। ये आपका एक्सटर्नल होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि मान लो ये आपका चैम्बर है, यहाँ पे एक यहाँ पे आपका पार्टीशन है, इसमें गैस एक सर्टेन प्रेशर पे फिलअप है, ये क्या है, वैक्यूम है, ये वैक्यूम है। अब मान लो इस पार्टीशन में हम पंचर कर देते हैं तो सारा गैसेस क्या होगा, इसमें आएगा, लेकिन ये गैस इसमें आएगा, एक्सपेंड करेगा ये गैस, बट ये गैस इसमें आ रहा है तो अगेंस्ट जीरो प्रेशर, मतलब इसको कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, मतलब फ्रीली एक्सपेंड करेगा, जिसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। चूंकि मूवमेंट हाई स्पीड में हो रहा है तो यहाँ पर भी लॉसेस होंगे, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन भी क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। इरिवर्सिबिलिटी डिसिपेटिव इफेक्ट्स, वही फ्रिक्शन की बात कर रहा है कि जो फ्रिक्शन का एनर्जी का लॉस होता है सिस्टम में कहीं भी, तो वो हो गया आपका इसी को बोलते हैं इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, राइट, ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। इसे हम डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। अच्छा देखो, आइडियल गैस के लिए आप पीवी इक्वल टू एनटी तो लगा नहीं सकते, बोलो लगा सकते हो क्या, या पीवी इक्वल टू आरटी जो स्मॉल ऐसे लगा रहे थे वो तो लगा नहीं सकते। तो जो रियल गैसेस होते हैं उनके लिए वांडरवाल इक्वेशन, वांडरवाल साहब ने इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया था, जब ये फॉर्मूला, तो उन्होंने क्या था कि P में सर्टेन वैल्यू ऐड कर दिया था, V में सर्टेन वैल्यू घटा दिया था। तो P में उन्होंने ऐड किया A/V², ठीक है, और V में B माइनस किया और कहा कि फॉर्मूला आप लगा सकते हो इतना मॉडिफिकेशन के साथ। तो ये मॉडिफिकेशन आपका था। तो ये मॉडिफिकेशन क्यों किया गया प्रेशर में, ये प्रेशर में मॉडिफिकेशन किया गया, ये अकाउंट करता है या कोप अप करता है विथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो तो रियल गैस में कुछ ना कुछ होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा दिया प्लस A/V² से। और क्या क्या वॉल्यूम जो है रियल गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो उस वॉल्यूम में क्या किया कि जो इंडिविजुअल वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए फैक्टर B लाया और उसको माइनस कर दिया। तो P + A/V² इंटू V - B = RT, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप यूनिट जो है निकाल सकते हो, क्योंकि P + A/V², तो P का यूनिट अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो A/V² की यूनिट में क्या होनी चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
तो वहाँ से आप एक यूनिट देख सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक यूनिट यहाँ से देखो मीटर 5/kg/s²। उसी तरह से वी का यूनिट आप देख सकते हो यहाँ पे, जो बी का यूनिट होगा वही वी, जो बी का यूनिट होगा वही वी का यूनिट होगा, तो बी का यूनिट आप निकाल सकते हो वहाँ से। ठीक है, अब ए और बी का वैल्यू कभी कभी पूछता है फॉर्मूले में कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है। तो आपको कुछ नहीं करना है एक्चुअली, ये कैसे निकाला गया है वो आपको ध्यान में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर मैं उसकी बात करूं तो चूँकि क्रिटिकल पॉइंट पे जो होता है ना, डेल पी बाई डेल वी क्रिटिकल पॉइंट पे 0 होता है। ठीक है, और डेल्टा 2 क्योंकि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो डबल डिफरेंशियल है वो भी 0 होता है। तो वो उसी को इस फॉर्मूले को हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद जो है वैल्यू जो हमारी आती है ए और बी की, वो हम डायरेक्ट यहाँ पे देख लेंगे। 3 PC/VC²। PC क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। यहाँ पे PC और जो वॉल्यूम होगा VC, टेम्परेचर होगा TC। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई। उसी तरह से वहाँ पे R की वैल्यू क्या होती है, 8/3 PC/VC/TC। ठीक है, अब अगर हम जेट की वैल्यू देखें एट क्रिटिकल पॉइंट, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो जेट की वैल्यू होती है 3/8 और यही मिनिमम वैल्यू होती है। राइट, ए की वैल्यू 3 PC/VC², बी की वैल्यू VC/3। ठीक है, आर की वैल्यू होती है 8/3 PC/VC/TC, लेकिन जेट की वैल्यू जो होगी वो 3/8 होगी। जो आइडियल गैस के लिए 1 होती है ना, तो 1 से देखो वैल्यू कितना कम है, ये लगभग 0.2 के आसपास है, अप्रोक्स 0.3 के आसपास है। तो ये वैल्यू काफ़ी कम है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पर, इसलिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्रिटिकल पॉइंट पर जेट की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। और ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये पावर प्लांट ये स्टीम पावर प्लांट का कंडीशन होता है। राइट, तो यहाँ पे हम जो भी स्टीम होता है उसको हम आइडियल गैस जैसा बिहेव नहीं करवाते हैं और PV = nRT का फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब चलिए हम डिफरेंट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसमें आपका प्रोसेस है, पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब V = कांस्टेंट, PV = nRT अगर तुम्हारा फॉर्मूला है, PV = nRT। ठीक है, या अगर हाँ ठीक है, तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल तो कांस्टेंट ही रहेगा, R कांस्टेंट ही है, तो फिर डायरेक्टली T। ठीक है, तो प्रेशर अगर वो टेम्परेचर ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आपका ग्राफ ऐसे होने वाला है। और स्लोप क्या होगा इसका, तो स्लोप P/T यहाँ से निकालो आप, P/T बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालो, P/T = nR/V, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला पूछ जाता है कि व्हाट इज स्लोप, nR/V, तो इस तरीके से आप उसको डील कर सकते हो। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस इसको बोलते हैं, भी कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये जो लॉ होता है जिसमें P डायरेक्टिव T होता है, अभी जो हमने सीखा, उसको गेल-लुसैक लॉ बोलते हैं। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या, तो मान लो कोई रिजिड कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर हो गया, चारों तरफ से क्लोज्ड है। ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है, तो ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इसमें तुम हिट भी करते हो, मान लो कि हिट देते हो इसको, ठीक है, फिर भी क्या होगा, एक्सपैंड तो कर नहीं पाएगा, गैस एक्सपैंड तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वॉल्यूम इसका फिक्स कर दिया गया रिजिड कंटेनर से, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। जब भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है तो तुम वर्क पढ़े होगा P/dV या P∆V, तो जब ये चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 हो गया तो वर्क 0 होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें PT का ग्राफ तुमने देख लिया था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, लेकिन PV का ग्राफ अगर देखोगे तो क्या होगा, मान लो प्रोसेस 1 से 2 पे तुम्हें जाना है, तो 1 से 2 में तुम जा रहे हो तो प्रेशर तो कम हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, वॉल्यूम यहाँ था 1 के लिए भी, और 2 जो 2 प्रोसेस है उसके लिए वॉल्यूम क्या है, यहीं पे है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो इसका ग्राफ PV ग्राफ इस तरीके का हो जाएगा आपका, वर्टिकल। राइट, ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में PV = nRT, प्रेशर ही तुम कांस्टेंट कर दिए, मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसी को बोलते हैं चार्ल्स लॉ। क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ।
ठीक है। कांस्टेंट प्रोसेस है, इसी को आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसोपिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं, याद रखना। कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोल रहे थे पीछे, याद है क्या बोल रहे थे, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, इसको बोलेंगे आइसोपिस्टिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर को, राइट, या चार्ल्स लॉ बोलेंगे, ठीक है। अगर ग्राफ की बात करें, जैसे भी, इसमें क्या होगा कि वी टी अगर ग्राफ देंगे तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसका स्लोप क्या होगा, तो यहाँ से वी बाई टी तुम निकाल लो, वी बाई टी निकालोगे तो क्या आएगा, एन आर बाई, वी बाई टी निकालोगे तो एन आर बाई पी आएगा, इसका स्लोप एन आर बाई पी हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर पी वी ग्राफ की बात करें इसमें, हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ये थर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस मतलब टेम्परेचर जो है ना हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है आपका। जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो इसमें टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया आपका, आर कांस्टेंट है ही, एन कांस्टेंट है ही, मतलब पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट को तुम क्या लिख सकते हो, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू इक्वल टू पी टू, सॉरी, पी टू वी टू, राइट, 1 मिनट, ठीक है, ओके, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू लिख सकते हो, या फिर कहते हो कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो अगर पी वी का डायग्राम ड्रॉ करने जाओगे आप, ये हाइपर बोला होगा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, इस तरीके का हाइपर बोला होगा। हाइपर बोला में एक चीज़ याद रखोगे कि अगर हाइपर बोला मान लो कि एक कर्व है, तो इस कर्व का एक्स एक्सिस पर एरिया, ये एरिया निकालो, या फिर इसी कर्व का इस पे प्रेशर वाले कर्व इधर इधर एरिया निकालो, ये वाला एरिया वाई एक्सिस पर, ये दोनों का एरिया सेम होता है, ठीक है, हाइपरबोला का प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब कि आप प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ देख रहे थे, ग्राफ इस तरीके से था, तो ये एरिया, अगर ये एरिया का मैं बात करूँ, ये एक्स एक्सिस पर ये आपका है पी डी वी का इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप वाइज होता है, ये स्ट्रिप का पी डी वी होगा, इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम, मान लो V1 है, ये V2 है, तो V1 टू V2 आप क्या कर दोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये आपका टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया ये निकल जाएगा, ठीक है, जो कि वर्क भी बताता है, वर्क की वैल्यू बताती है। ये इक्वल होगा, जानते हो किसके, अगर इसी अगर हाइपरबोला को, अगर 1 मिनट, अगर इसी हाइपरबोला का ग्राफ जो है वाई एक्सिस पर एरिया निकाल लिया जाए इसी हाइपरबोला का, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन भी डी पी, यहाँ पर डी पी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिप तुम लोगे ना, ये होगा डी पी, पी क्योंकि पी ग्राफ में है तो डी पी हो जाएगा, तो भी डी पी जो पहले निकाले थे पी डी वी, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, कांस्टेंट जो टेम्परेचर है उसका थोड़ा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन फील कर लो, कैसे होता होगा। देखो, ये कुछ एक सिस्टम है जिसमें एयर है, गैस भरा हुआ है, और यहाँ पे कुछ ना राइस ग्रेन रखे हुए हैं, ठीक है, इस पर कुछ चावल मान लो बहुत सारे रखे हुए हैं। अब तुम मान लो इसको हीट देते हो, क्यों हीट दिया, 2 किलो जूल, जब इसको हीट दोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये एयर जो है ना हीट होगा थोड़ा, ठीक है, क्या होगा, हीट होगा। अगर तुम चाहते हो कि हीट ना हो, हाँ थोड़ा सा हीट होगा तो ये एक्सपेंड करने का प्रयास करेगा, एयर जो एक्सपेंड करेगा तो ये थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करेगा, तो जैसे ही ऊपर की ओर धकेलेगा, ठीक है, तो वो चूंकि जो उसका अंदर, अब हीट जब अंदर जाएगा तो ये इसका इंटरनल एनर्जी खुद का हो जाएगा, तो इस इंटरनल एनर्जी को खर्च करके क्या होगा, ये इसको एक्सपेंड करने का प्रयास करेगा अपने इंटरनल एनर्जी को खर्च करके। और तुम जानते हो कि इंटरनल एनर्जी जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, अभी आगे हम बताएंगे, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो अपने इंटरनल एनर्जी को इस गैस ने घटा करके उसको वर्क में खपत कर दिया, ठीक है, उससे आपको वर्क मिल गया, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क कैसे आ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, पी डेल्टा भी, राइट। तो अगर जैसे इंटरनल एनर्जी घट जाएगी, इसका मतलब टेम्परेचर घट गया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कैसे, तो फिर उसी के एवज में क्या है, इधर से फिर हीट सप्लाई कर दो कंटिन्यूसली, तो जितना इंटरनल एनर्जी का लॉस होता जा रहा है, मान लो कि इंटरनल एनर्जी का लॉस 2 किलो जूल हो रहा है, उतना ही आप हीट सप्लाई करते जाओ, तो फिर उसको इंटरनल एनर्जी वापस मिल जाएगा जो सेम था उसका। तो इस तरह से टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख सकते हो। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है,
ठीक है, इस तरीके से होता है कि हर एक स्टेज इसका इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, और मान लो कि इनकम्प्रेसिबल सबस्टेंस है जो एक्सपेंड ही नहीं कर रहा, उसमें तो गैस एक्सपेंड कर रहा था, मान लो यहाँ पर वाटर है या कोई सॉलिड आयरन रखा हुआ है, तो इसको हीट करोगे तो क्या होगा, इसको हीट करोगे तो इसको एक्सपेंड तो करना नहीं है, वर्क तो ये वर्क में तो जाएगा नहीं, इसको तो एक्सपेंड करना नहीं है, एक्सपेंड करेगा तो बहुत नेग्लिजिबल करेगा, तो टोटल एनर्जी जाएगी कहाँ, तो टोटल एनर्जी जाएगी इसके खुद की एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो खुद का एनर्जी इसका बढ़ेगा, ये पूरा हीट होगा, है ना, तो इसका टेम्परेचर 100% बढ़ेगा। इसमें कांस्टेंट, इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, थर्मल प्रोसेस कहाँ होगा, गैसेस में होगा। ठीक है, अगर तुम लिक्विड या सॉलिड लोगे तो इसमें हीट करोगे ना भाई, तो उसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा। गैस में क्या हो रहा था कि तुम हीट तो कर रहे थे, ठीक है, तो टेम्परेचर जो उसका बढ़ रहा था, ठीक है, उस टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी बढ़ा मान लो, तो जितना बढ़ा, जितना जूल से उतना ही ये वर्क कर दिया मान लो, तो जितना एनर्जी बढ़ा उतना कवर कर दिया, तो वापस एनर्जी तो कम होकर उतना ही आ गया, मतलब टेम्परेचर उतना ही हो गया। ये ऐसे थर्मल प्रोसेस इसमें गैसेस में होता है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड में ऐसे थर्मल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए, तो ये हमने आपको बता रखा है, इसे आप देख लीजिएगा, ये हमने आपको बता रखा है भाई। ठीक है, बॉयल्स लॉ बोलते हैं इसको, P1 इक्वल टू P2 V2 जो होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। हाइपरबोला में आपको हमने एरिया बता दिया, दोनों एरिया सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हमने बता दिया है। चलिए, अब नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या, हीट का ट्रांसफर जीरो, सिस्टम से ना बाहर हीट आ रहा है ना अंदर जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कोई कंटेनर है, इस पर इंसुलेशन किया हुआ एस्बेस्टस का या कोई भी परफेक्ट इंसुलेटर लगा करके इसको इंसुलेट किया गया है, हीट का ट्रांसफर इसमें जीरो है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ये 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, गामा क्या है, गामा एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट है, गामा इज एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट, राइट, देख सकते हैं गामा इज एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट, एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, जान ही रहे हो। ठीक है, ए PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब अप्लाई होगा, परफेक्ट गैस मतलब वही आइडियल गैस होना चाहिए। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक मतलब आइडियाबेटिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक जो भी होता है, डेट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और ये एनी सिस्टम के लिए लग सकता है, या तो ओपन सिस्टम हो या क्लोज्ड हो, दोनों सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, वहीं से जो PV इक्वल टू NRT है ना, तो मान लो कि V की जगह पर T रखना है, तो V का फॉर्मूला निकाल लो, NRT/P हो जाएगा, और यहाँ पे पुट कर दो V का फॉर्मूला, तो P और T में आ जाएगा रिलेशन। ठीक है, उसी तरह से T और V में रिलेशन निकाल सकते हो। तो आप देख लो फॉर्मूला, PV की पावर गामा कॉन्स्टेंट, T P के पावर 1/1 माइनस गामा बाई गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड T V के पावर गामा इज 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। चलिए, अब यहाँ पे क्या नोट पॉइंट है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑल्सो में बी आइसेंट्रोपिक। ठीक है ना, इरिवर्सिबल, जैसे आइसेंट्रोपिक जनरली हम लोग जानते क्या है कि आइसेंट्रोपिक जो है, आइसेंट्रोपिक वो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब कोई लॉस नहीं है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, जहाँ हीट का कोई लॉस नहीं है, नहीं कोई एनर्जी का, मतलब बाकी फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह हैं, तो उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए लगेगा। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस केवल रिवर्सिबल एडियाबेटिक ही नहीं होता, वो इरिवर्सिबल भी होगा ना, तो हो सकता है आइसेंट्रोपिक। कैसे होगा वो हम लोग आगे जिक्र करेंगे इसका। ठीक है, परफेक्ट गैस का मतलब थोड़ा समझ लो तुम लोग। मैं आइडियल गैस तुमने सुना होगा, परफेक्ट गैस नहीं सुना होगा, तो कुछ नहीं है भाई। आप जानते हो कि गैसेस में CP और CB होते हैं। CB मतलब स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर एक टेम्परेचर पर डिपेंड ना कर रहा हो, टेम्परेचर अगर बढ़ा भी रहे हो तो इसकी वैल्यू बढ़ ना घट रही हो, तो उन सभी गैसेस को परफेक्ट गैसेस बोलते हैं। मतलब CP CB शुड बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हाँ, अब गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट जो PV टू द पावर गामा तुम सुन रहे हो, तो गामा की वैल्यू क्या होती है, तो गामा की वैल्यू होती है CP/CB। ठीक है, और गैसेस के लिए जनरली ग्रेटर देन 1 होती है, राइट। चलिए,
अब स्लोप का हम कंपेरिजन देखते हैं पीवी डायग्राम का। पीवी डायग्राम था तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम भी ऐसा ही होगा, ठीक है। और आइसोथर्मल के लिए भी ऐसा ही होता है, पैराबोला टाइप ही होता है। लेकिन जो एडियाबेटिक होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है, वो थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है। उस पर ढलान उसका ज़्यादा होता है स्लोप, और आइसोथर्मल का थोड़ा कम होता है। तो एडियाबेटिक का कितना होगा स्लोप ज़्यादा, तो देख लो डीवी बाई डीवी एडियाबेटिक का स्लोप जो है गामा टाइम्स इतना होगा। गामा का वैल्यू हम देख रहे हैं ग्रेटर देन 1 यहाँ पे। तो जो भी एडियाबेटिक का स्लोप होगा, एडियाबेटिक नीचे वाला होगा, ठीक है, ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा। तो गामा टाइम्स होता है स्लोप का वैल्यू। तो ये पूछ सकता है आपको, इसको आपको ध्यान में रखना है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है कि जो ऊपर 4 प्रोसेस तुमने देखे उसमें से कोई प्रोसेस अगर ना हो, ठीक है, कोई प्रोसेस इस तरह का कोई भी पाथ फॉलो नहीं कर रहा हो, तो उसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोला जा सकता है, ठीक है, रैंडम जो है, ठीक है। तो उसको हम पीवी टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल देते हैं, राइट। अब n क्या है, ये पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स या पॉलीट्रोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब एन ही जब गामा हो जाएगा तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा, एन ही जब 1 हो जाएगा तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल हो जाएगा। तो एन के अलग अलग वैल्यू के लिए वो प्रोसेस क्या होगा, मेरा 1 to 4 जो प्रोसेस पढ़े थे उस वो हमको मिलता जाएगा, उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। जैसे आप देख पॉलीट्रोपिक क्या था, पीवी पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब n को हम अगर गामा कर दिए तो एडियाबेटिक हो गया था, वही n को हम अगर 1 कर दिए पीवी पावर 1 तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल, ठीक है। उसी तरह से आइसोबारिक हो गया। आइसोबारिक में क्या किए, k को 0 n को 0 कर दो, पीवी टू जो n है इक्वल टू कांस्टेंट, n को 0 करो तो 1 हो जाएगा, तो p इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोबारिक हो गया। आइसोकारिक के लिए क्या करो, n जो है n को इन्फिनाइट कर दो, n को इन्फिनाइट कर दोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो पीवी टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या पी 1/n भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के पावर 1/n है ना। 1/n से दोनों तरफ हमने क्या किया, पावर कर दिया, मैं दोनों तरफ 1/n और 1/n कर दिया, तो p के पावर 1n हो गया और v के पावर 1 हो गया, ठीक है। तो हमको v इक्वल टू कॉन्स्टेंट करना है तो इसको हमको 0 करना पड़ेगा, तो n को इन्फिनाइट कर दो, n को इन्फिनाइट करोगे 1/n 0 हो जाएगा, p के पावर 0 1 हो जाएगा, तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, यहाँ पे इन्फिनाइट होनी पड़ेगी। तो ये आपका हो गया एनर्जी ऑफ सिस्टम। थोड़ा एनर्जी का हम देख लेते हैं। देखो कोई भी चीज़ है, मान लो कंटेनर है, तो एक तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब कि जैसे तुम बाइक से जा रहे हो, तुम्हारी बाइक जो मूव कर रही है वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। बाइक को तुम एक ऊंचाई पे ले जा रहे हो, हिल्स पे ले जा रहे हो, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आते जा रही है, तो उसी को बोलता है मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, ठीक है। तो मान लो कंटेनर में गैसेस भरा हुआ है, अब ये कंटेनर मूव करने लगे काफ़ी हाई वेलोसिटी से, या फिर इसका हाइट जो पोजीशन हो वर्टिकली वो चेंज हो, तो क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी भी आ सकता, अगर उस तरह का सिस्टम होगा तो वहाँ पे हो सकता है। तो ये सब एनर्जी को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। और अगर हम इस एनर्जी को लो लेवल पे देखें, मॉलिक्यूल लेवल पे, कि इन मॉलिक्यूल के पास भी तो अपना अपना एनर्जी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपस में ट्रांजिशन कर रहे होंगे, वाइब्रेशन कर रहे होंगे आपस में, है ना, रोटेट कर रहा होगा इनका बॉन्ड, ठीक है। तो उनके कारण जो एनर्जी है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, और उसी एनर्जी का नाम देते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स में आपस में जो एनर्जी है दैट इज इंटरनल एनर्जी, और वो एनर्जी होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप उस गैस का टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, जितना हीटअप करोगे, उसके मॉलिक्यूल उतना ही इधर उधर भागेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जितना ही वाइब्रेशन उनके मॉलिक्यूल के बीच होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उतना ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम ऐसा देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि, लेकिन जब भी हम थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे तो हम काइनेटिक और जो पोटेंशियल एनर्जी है, हम जिस कंटेनर को रेस्ट में ही मान के कैलकुलेशन करेंगे, तो जब रेस्ट में मारेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं टोटल एनर्जी जो होगा वो हम केवल ये वाली एनर्जी होगी माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक के साथ हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे 2 अप्रोच होता है थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का, एक मैक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को स्टैटिस्टिकल, मतलब इसमें हम क्या करते हैं ना कि बिल्कुल मॉलिक्यूल लेवल पर हम उसके बिहेवियर का डिस्कशन करते हैं,
हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या है, हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या है। और जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल टेम्परेचर क्या है इस मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल है तो कंटेनर में, तो उनका ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो वो हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, तो हम इसी अप्रोच को अपनाएंगे, हर मॉलिक्यूल के